नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और हम मौजूद हैं कलकत्ता में, यानी कोलकाता में। और कोलकाता में आज हम बात करेंगे कि बंगाल का चुनाव किस ओर जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। ममता बनर्जी कह रही है कि खेला हो बे। लेफ्ट और कांग्रेस भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारी इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट तीनों मौजूद होंगे। तो एक संपूर्ण विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बंगाल का चुनाव कहां जा रहा है। शोर शराबा आज की इस बहस में नहीं होगा, यानी आज सीधी सीधी चर्चा होगी उन लोगों से जो आखिरकार चाहते हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बंगाल में बने। मेरे साथ मौजूद है फुआद हलीम साहब, आपका स्वागत है सर इस चर्चा में। लेफ्ट के नेता हैं, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ तौसिफ खान साहब हैं जो कि टीएमसी के हैं और अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संबित पात्र हैं जो पिछले 1 महीने से कैंप करे हुए हैं बंगाल के अंदर। ऐसा लगता है कि सरकार बना के ही जाएंगे। और सबसे पहले फुआद साहब आपसे चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, टीएमसी और कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी जो है वो तो खूब आपस में, कोई कह रहा है खेला होबे, कोई कह रहा है विकास होबे। लेकिन मेरा सवाल आपसे फुआद भाई यही है, आपका क्या होबे? पहला चरण का चुनाव लगभग खत्म हो गया है। राहुल बाबा तो आए ही नहीं है, राहुल जी तो आए ही नहीं है यहाँ पर। देखिए, हमारे चुनाव तो राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। हमारे चुनाव यहाँ के पार्टी के जो स्थानीय नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो लड़ रहे हैं और संयुक्त मोर्चा के जो लीडरान है वो लड़ रहे हैं। तो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि बंगाल के आवाम के सामने में जो अहम मुद्दा है वो अहम मुद्दा है नौकरी का, अहम मुद्दा है महंगाई का। और ये दोनों चीजों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। तो उन लोग को नेता खोजने पड़ रहे हैं और हम लोग वोटर खोज रहे हैं। फर्क यहाँ पर है। अच्छा, वोटर खोज रहे हैं आपको? जी, वोटर खोज रहे हैं। और वोटर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल के कुशासन में किसी को नौकरी नहीं दी पश्चिम बंगाल में, और 10 साल का कुशासन में तृणमूल कांग्रेस ने नहीं दी। ये है वोटर का जो आप चाहते नहीं है, लेफ्ट चाहता नहीं है कि राहुल जी यहाँ पे आके प्रचार करें, ऐसा है? देखिए, आपको तो लग रहा है सवाल तो पूरा से राहुल गांधी केंद्रित है। आप तो आवाम के मुद्दों को तो चर्चा ही में नहीं लाना तो अभी तो चर्चा शुरू है। आवाम को थोड़ा महत्व दीजिए। आवाम के बाद आवाम जो चाह रही है उसके बाद अब क्या लगता है, आवाम के पास नौकरी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं, सभी मुद्दे हैं, सभी की बात करेंगे। तो लेफ्ट का मुद्दा आवाम का मुद्दा है। और आवाम कह रही है कि पश्चिम बंगाल में रेल का नौकरी, जैसे मोदी ने बंद कर दिया, बैंक का नौकरी बंद कर दिया, उन्होंने बाकी सब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट। आप कह रहे हैं आपका मुद्दा नौकरी रहेगा? हमारा मुद्दा अहम वही नौकरी और महंगाई रहेगा। और फिरका परस्ती का जो पर्दा के पीछे में ये जो चोली दामन का खेल कर रहे हैं ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, इसको बंद करना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, राहुल जी के सवाल पर आप बच रहे हैं या आप इससे बच रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आए नहीं? 10 सेकंड में इसका यहाँ पर तो सीधी सवाल ये है कि हम लोग आवाम से जुड़े हुए हैं और आवाम अभी राहुल गांधी आए या ना आए इसका ऊपर ज्यादा जहन नहीं दौड़ा, ज्यादा जहन, वो लोग नजर फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि अपना जो खामियाजा है उसको छिपाने के लिए ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी ज्यादा घूम रहे हैं और आवाम का मुद्दा को वो लोग सामने नहीं लाना चाह रहे। जी, मैं आखिर में आप सबसे आपकी सीटें भी पूछूंगा, लेकिन संबित मैं अब आपके पास आता हूं। बंगाल का चुनाव, कल हम गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी थे, उनका भी हमने एक साक्षात करा। बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना खास क्यों हो गया है? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो है कि आपको धन्यवाद, आज आप एक डिस्कशन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं तू में नहीं हो रही है। आपका प्रश्न कि बंगाल का चुनाव ये महत्वपूर्ण क्यों है बीजेपी के लिए? मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी के कौन सा चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। आपको याद होगा चंद महीनों पहले जब हैदराबाद में म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव हो रहे थे, उस समय आपने पूछा था कि बीजेपी के लिए एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है। गुजरात के अंदर भी आपने देखा निकाय चुनाव के रिजल्ट आए, वो भी हम अच्छी तरह से कैंपेनिंग कर रहे थे, जीतने के लिए लड़ रहे थे। जब से आपने देखा होगा 2014 के बाद भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर चुनाव चुनौती होता है और शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ हर चुनाव को लड़ना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी आए नहीं आए ये मेरा विषय नहीं है, ये उनके पार्टी का विषय है, किससे वो कैंपेनिंग करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। मगर मैं अपने नेताओं के रूटीन को व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि अमित शाह यहां आते हैं तो रात 4 बजे तक बैठक करते हैं, सुबह 6 बजे उठकर वो अपनी दूसरी बैठक के लिए या रैली के लिए निकलते हैं। मैं आदरणीय नड्डा जी को देखता हूं बतौर अध्यक्ष, वो रात भर यहां जाग करके पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मुझे क्या प्रेरणा मिलेगा?
जब मेरे नेता हर चुनाव में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे। इसलिए बड़े नेताओं का काम मेहनत करना होता है। मैं राउंड बाय राउंड आऊंगा, तुष्टिकरण और फिरका परस्ती की भी बात करी, उनकी भी मैं उसकी भी बात करूंगा, लेकिन तौसीफ जी, सवाल आपसे सबसे बड़ा यह है कि 10 साल का आपका शासन है इधर, और 10 साल के शासन के बाद भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि खेला हो भी, यानी उनको विश्वास नहीं है अपनी जीत को लेकर, या उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पॉलिटिकल लड़ाई यहां पर लड़ रही है उससे वो दिक्कत में है। देखिए, अभी 2021 का जो चुनाव है वो बहुत क्लियर चुनाव है कि बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव 6 टाइम्स एमपी रह चुकी हैं, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ममता बनर्जी आवाम को कह रही, जनता को कह रही है कि मैं आपके संस्कृति के रिप्रेजेंटेटिव हूं। और दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपने इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिया जी। आप बंगाल की संस्कृति कहां से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल सा चुनाव है। आज बंगाल की पूरी महिलाएं, बंगाल में जो एम फैक्टर है वो महिला फैक्टर है, पूरी महिलाएं एम फैक्टर तो दूसरा वाला फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है आजकल, तो ममता दीदी चाय वाय सब बना रही हैं और वो वीडियो भी हम सब ने देखा। चलिए, हम चाय का नाम ले रहे हैं तो चाय भी आ गई है, तो आप लोग चाय भी पी लीजिए, कुल्हड़ वाली चाय है बंगाल की बड़ी फेमस, आप लोग भी पी लीजिए वो चाय। और तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक चाय आप तक, ये आखिरकार ये चाय वाला आइडिया कैसे आया ममता जी को? देखिए, चाय आपने अभी देखा होगा क्योंकि नेशनल मीडिया अभी फोकस कर रही है। ममता दीदी चाय तो हमेशा से बनाती है, अच्छा, हर घर में चाय बनता है। चाय हम बनाते हैं, इस बात को मार्केटिंग करके बेचना, और किसी ने नहीं देखा, नरेंद्र मोदी ने ये बेचा अपने आप को कि भाई मैं चाय बनाया करता था। कहां बनाया करते थे, कब बनाया करते थे, किसी ने नहीं जाना। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वादा कर दिया, जुमलाबाजी कर दिया कि हम 15 लाख रुपए देंगे। अच्छा, तो ममता दीदी का ये चाय वाला आइडिया नरेंद्र मोदी जी की वजह से आया? नहीं, चाय किस वजह से आया? मतलब अब सब मुझे जी। समझाएं, जरा व्यूअर्स को भी समझाएं। जैसे देखिए, अभी ममता दीदी ने चाय बनाया जी, आप इंस्पायर्ड हो गए, आप भी हमें चाय पिला रहे, बहुत अच्छी बात है। बंगाल में आइए, चाय पीजिए, चाय पे चर्चा कीजिए। चाय किसी पार्टी का नहीं होता, ना बीजेपी का होता है, ना तृणमूल का होता है, ना किसी का होता है, ये सबके लिए है। यही बात तो समझाया जा रहा है। अब तो टीएमसी भी चाय पे चर्चा करना चाह रही है। देखिए, 2014-2019 में बीजेपी चाय पे चर्चा करती थी। देखिए, चाय बागान का जो मजदूरों का जो अभी सूरत हाल है, उनको जो दैनिक जो उनका जो मुआवजा मिलना था, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना की और जिस तरीके से तृणमूल ने प्रताड़ना की, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि चाय बागान का अधिग्रहण करेगी राज्य सरकार, वो पूरा वादा झूठ था। उसके बाद 2019 के सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चाय बागान का अधिग्रहण केंद्र सरकार करेगी, वो भी झूठा वादा निकला। और चाय बागानों का ये हाल है कि वहाँ मजदूरों को रोजी रोटी करने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। संबित पात्रा, आपको, आपकी पार्टी को अपना बड़ा मुकाबला लेफ्ट से दिखाई देता है या टीएमसी से दिखाई देता है? किससे मुकाबला हो रहा है, आपका ये प्रश्न था। उसमें ओपिनियन पोल में ही उत्तर ले लीजिए, किससे मुकाबला हो रहा है। मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका इतिहास इतना लंबा था, आज कहीं ना कहीं वो इतिहास के गर्त में जाते हुए दिख रहे हैं इन ओपिनियन पोलों में। कांग्रेस पार्टी तो कहीं नहीं है, ना 3 में ना 13 में है। और देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने 34 वर्षों तक यहां शासन किया, कांग्रेस पार्टी ने उससे पहले शासन किया, ममता जी ने 10 वर्षों तक शासन किया। बंगाल की संस्कृति को किसने बचाया? बंगाल आज गरीबी के गर्त पे क्यों है? संस्कृति क्या होता है बंगाल का? बंगाल के लोगों को, बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिलना, क्या ये बंगाल की संस्कृति है? जय श्री राम क्या बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है? क्यों नहीं है? जय श्री राम भारत की मिट्टी का मूल, किसी धर्म का, ये किसी धर्म का कॉल नहीं है, किसी धर्म का ये जयकारा नहीं है। जय श्री राम मेरा भी उतना ही है जितना मेरे तौसीफ भाई का है, जितने मेरे फुआद भाई का है, जितना अमीश देवगन का है। ये मिट्टी, ये जो धरती है, ये सैकड़ों वर्ष जब धर्म नहीं बने थे तब से ये मिट्टी थी मेरे भाई, और तब से जय श्री राम है। ये क्या की लड़ाई है कि जय श्री राम मेरा नहीं है, जय श्री राम तेरा है? अरे मेरा भी है, इनका भी, इनसे पूछिए। जब पॉलिटिकल रैली में जय श्री राम का नारा लगता है तो ममता दीदी इतनी परेशान क्यों जाती है? अब तो वो भी चंडी पाठ, दुर्गा पाठ आप ही कहते थे। आपने मेरे कार्यक्रमों में कई बारी का आर पार और टक्कर के अंदर की अमीश भाई, धर्म का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, धार्मिक नारे नहीं होने चाहिए, लेकिन चुनावी रैली में चंडी पाठ और दुर्गा पाठ करे जा रहे हैं। इसलिए करे जा रहे हैं, और वो चुनाव की बेला पे। देखिए, बंगाल की संस्कृति क्या, मैं आपको बताता हूँ।
दिलीप घोष जी ने बीजेपी मेरे के जो इसी सवाल बंगाल का जवाब चीफ है, दीजिए। मैं उसका ही जवाब दे रहा जी, हूं। जी, जी। आपने जय श्री राम से रिलेटेड पूछा, उन्होंने कॉन्क्लेव में, मीडिया के चैनल के कॉन्क्लेव में कहा था कि ये दुर्गा माँ कहां से आ गई, श्री राम का तो एंसेस्टर्स का पूरा रिकॉर्ड है, दुर्गा माँ के एंसेस्टर्स का रिकॉर्ड नहीं है। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। आप भगवानों में कंपटीशन कर देना, महिलाओं का अपमान कर देना, यह बंगाल की संस्कृति में नहीं है। आप सारे भगवान समान होते हैं, सबका आदर किया जाता है, लेकिन अब भगवान को नाम पे मार्केटिंग करना, उनको बेचना इस तरीके से क्या, ताकि आपको राजनीति में आप उठाया जाए। चंडी पाठ, दुर्गा पाठ क्या था? मार्केटिंग था, चुनावी गिमिक था, क्या था? चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था, ये बता दीजिए। चंडी पाठ, जब चंडी पाठ ममता अमित शाह ने नहीं करा चंडी पाठ, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं करा, ममता बनर्जी ने करा चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था? ममता बनर्जी जब चंडी पाठ पढ़ी थी तो उन्होंने बताया था कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूं जी। और तुम मुझे हिंदुत्व मत सिखाओ। गुजरात में राहुल गांधी ने भी यही करा था, जब आप लोगों ने विरोध करा था। राहुल गांधी ने बोला, सर एक सेकंड, राहुल गांधी ने जब बोला, उनके जो प्रवक्ता ने बोला, मीडिया इंचार्ज ने बोला कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है, और आप लोगों ने बोला ये देखिए राजनीति में क्या हो रहा है, कांग्रेस का भी वही हाल है। तो फिर अब ममता बनर्जी को बताने की जरूरत पड़ रही है कि वो ब्राह्मण है? नहीं, उसको किस दायरे में ममता बनर्जी को बताने की ये जरूरत है कि किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है बीजेपी को। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। बीजेपी रॉन्ग नंबर है, यही वो बता रही है लोगों को, जनता को, कि इनके पास में किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप ये धर्म सिखाने वाले नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है न रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये? ठीक है, संबित फिरका परस्ती की बात फुआद साहब ने भी करी, और अभी इन्होंने बोला कि आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं है जय श्री राम का या फिर किसी भी भगवान का, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन्होंने तो उस शब्द का इस्तेमाल किया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमीश भाई, आप चाहते हैं कि ये डिस्कशन एक सार्थक डिस्कशन हो, मैं थोड़ा सा दिल की बात कर लूं, बिल्कुल बेरोक टोक कुछ सच्चाई बता दूं। जी। मैं लगभग 1 महीने से कलकत्ता में हूं और मैं घूम रहा हूं। देखिए हमारे कई रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, बंगाल और कलकत्ता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम भी बंगाली बोलते हैं, वो भी उड़िया बोलते हैं। मैं कई लोगों से यहाँ पूछा हूँ, आप जानते हैं बंगाल में आज एक डर है, खास करके कलकत्ता जैसे शहर में भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, घुसपैठियों को आगे बढ़ाने की राजनीति चल रही है, क्या होगा कलकत्ता में हमारा? ये आप कलकत्ता के साधारण लोगों से पूछिए, बोलते नहीं है, बोलते हैं तो धीरे से बोलते हैं। ये डर है कि क्यों है ये डर? ये डर तुष्टीकरण की नॉन स्टॉप जो राजनीति इतने वर्षों तक चली है। और जय श्री राम के लिए आप बोल रहे हैं हम यहाँ पे कम्युनलिज्म कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़े नेता ने टीएमसी के कहा कि अगर हम सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो 3 से 4 पाकिस्तान बना देंगे हम। 30% मुसलमान, 30% मुसलमान है, तुम 70% के ऊपर कूद रहे हो, यही कहा था उन्होंने। तुम 70% को लेकर सरकार बनाना चाहते हो, हम 30% अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो 4 पाकिस्तान बना देंगे। आप बताइए, ममता बनर्जी ने अभी तक उसके खिलाफ एक बयान दिया है? लेफ्ट ने अभी तक कहा है कि यह निंदनीय है? नहीं। जय श्री राम तो निंदनीय है, 4 पाकिस्तान वाह वंदनीय है। ये क्यों है भैया? और हम सीना ठोक के कहते हैं भाई साहब, बिल्कुल ठोक के कहते हैं, तुष्टीकरण होबे ना, चौलबे ना। ये तुष्टीकरण की राजनीति होगी नहीं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आपने भी फिरका परस्ती की बात करी थी, बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री का भी नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको लगता है जो टीएमसी के नेता का बयान आया, और जिस बयान को लेकर अमित शाह ने भी कल हमारे इंटरव्यू साक्षात्कार में उस विषय पर बोला, धर्मेंद्र प्रधान ने भी आज रिएक्ट करा, अभी संबित पात्रा भी बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? 30% मुसलमान जो है वो 4 पाकिस्तान क्रिएट कर सकते हैं? क्या आपको लगता है राजनीति में वो चीज? तो स्पष्ट तरीके से हमने खंडन की, इमीडिएटली हमने खंडन किया कि पाकिस्तान का मामला ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए तृणमूल के अंदर में एक हिस्सा काम कर रही है, और ये मिली भगत है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। माने भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के फाइल रात को 4 बजे तक अमित शाह देखते हैं और देखते किसका किसका नाम है, और जिनका जिनका नाम तृणमूल कांग्रेस के ईडी और सीबीआई फाइल में, उनको बुलाते हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़ जाए। इस तरीके से इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के। ये रिश्ता पुराना, आपको तो याद होगा, मंच में बैठे थे अमित शाह जब भाग मुकुल भाग का स्लोगन दिया गया था, आपने अपना कैमरा में पकड़ा था, और अभी मुकुल राय साहब बगल में बैठे हुए भागते भागते तृणमूल से बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये बात तो स्पष्ट है, तो नई बात नहीं है। आपके 90% जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के आज है, 90% आप आंकड़ा दे रहे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस से भागे हुए हैं, जिनके नाम दागी माल है। सरकारी विज्ञापन नरेंद्र मोदी जी साहब ने दिया 25 फरवरी को आवास योजना में, उसमें एक महिला का फोटो आया, वो महिला को आवास मिला ही नहीं जी। वो तो 500 रुपया भाड़ा देकर के बो बाजार में रहती है। अब बताइए
जनता के पैसा खर्च करके इतनी बड़ी झूठ, प्रधानमंत्री स्वयं उसमें जुड़े हुए हैं। और इतिहास ये कहता है ब्रिगेड रैली में भारतीय जनता पार्टी ने बाएं महाज का जो ब्रिगेड रैली का फोटो चिपका करके उसे वो लोग प्रदर्शन किया आवाम के सामने कि ये हमारा समर्थन सब इसका ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी। फिरका परस्ती पर आपका ये कहना है कि ये बीजेपी और टीएमसी का फिक्स्ड मैच है। मैं ये कह रहा हूँ कि परीक्षा से पहले जो छात्र अपना पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करते थे वो लोग जाकर के पूजा पाठ, दरगाह, दुआ वगैरह में भरोसा करते हैं। भाई 8 साल की सरकार हो गई है, आप बोलिए बंगाल के कितने युवक युवतियों को आपने रेल में नौकरी दी, ये बात कहिए। ये कहते हैं पूजा पाठ नहीं, नौकरी की बात होनी चाहिए और इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर भी आरोप लगाया। मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो है वही परीक्षा जो परीक्षार्थी या विद्यार्थी मंदिरों में, मस्जिदों में जाके पूजा पाठ, नमाज इत्यादि करता है, जो एग्जामिनेशन में बैठता है। जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन में बैठता ही नहीं है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कौन सा विद्यार्थी एक विद्यार्थी है जो अभी तक आया ही नहीं है स्कूल में, वो है बाहर। खैर उसके बारे में मैं नहीं बोलता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो फुआद भाई ने उठाया, मैं उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि हम 90% जो भागे हुए लोग टीएमसी के हैं वो हमारे पार्टी में है और हम कैसे गठबंधन लेके चल रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं तो कम जानता हूँ मगर आप दोनों से पूछिए, दोनों यहाँ के मूल व्यक्ति हैं, यहाँ की राजनीति को समझते हैं। 75 के आसपास 1975 के समय एक साइनबारी मर्डर केस हुआ था। आप जानते हैं कम्युनिस्ट लोगों ने घुस करके एक घर में यहाँ पर साइनबारी में 2 भाइयों को जो कांग्रेसी थे उनकी हत्या की थी और उनके खून से चावल बनाया गया था। उस बिरयानी को माँ को, उनकी बूढ़ी माँ को खिलाया गया था। वो बूढ़ी माँ पागल हो गई, अपने बच्चों के खून से और मांस से कोई बिरयानी खा सकता है? उसको खिलाया गया, कम्युनिस्टों ने खिलाया था। आज वही कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होकर दोनों किस हाशिए पे है सोचिए। जहां बिरयानी, बेटे के मांस की बिरयानी मां को खिलाई जा रही थी, वही 2 पार्टी आज एक हुए हैं। वो हमें नैतिकता बता रहे हैं। अब मैं तौसीफ आपका रुख करता हूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। तौसीफ, ये जो 30% पर आप लोगों का फोकस है, 30% आईएसएफ आ गया, ओवैसी आ गया, तो आपने बोला ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आया। यानी आप भी मान लें कि उस 30% में आईएसएफ का एक हिस्सा, मैं कॉपी पे लिख के बताता हूं, आईएसएफ का एक हिस्सा होगा, कुछ हिस्सा ओवैसी साहब का होगा, तो आपका कब हो जाएगा हिस्सा? यही बात है। नहीं देखिए, उस 30% पे आपका फोकस है। नहीं, तृणमूल का फोकस 100% पे है, 30% पे नहीं है। तो फिर ओवैसी के आने से परेशानी क्यों? नहीं, ओवैसी को तो जनता निकाल दे रही है ना, जनता ही यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करती है। जब वो आ रहे थे, तौसीफ जी आ रहे थे, ममता दीदी ने ऐसा बोला। और मेरी जानकारी तो ये भी है कि इस समय ओवैसी साहब तो सिर्फ 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब उसके कारण क्या है, उसका गठबंधन किसके साथ हुआ ये आप बताइए। अब दूसरी तरफ से आरोप लगता है कि ममता दीदी के साथ गठबंधन हुआ है। क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि 30% वोट बटे ना? क्योंकि 70% तो लगता है बटेगा, ऐसा अमूमन पॉलिटिकल पंडित आंक के जगते 30% एक मुश्त आपको पड़ जाएगा। नहीं देखिए, 70 भी बटेगा, 30 भी बटेगा, क्योंकि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो बताता हो कि धर्म के नाम पे बंगाल में कभी भी वोटिंग हुआ हो। ऐसा कोई डेटा नहीं है और यही एक मिसरीडिंग है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी सिर्फ 70% पे फोकस कर रही है। अब बीजेपी क्या कर रही है? मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे, बीजेपी को इससे आउट रखिए। जब ओवैसी लड़ रहे थे तब लेफ्ट ने कुछ ज्यादा उन्होंने बोला उनका हक है चुनाव लड़ने का, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी टीएमसी की थी। टीएमसी बार बार कह रही थी ये बीजेपी को मदद करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब वो उनकी नजर भी उस 30% वोट बैंक पे थी, आपकी नजर भी यानी उस 30% वोट बैंक पे थी ना। देखिए ओवैसी साहब आए, आईएसएफ आया इनके साथ, आईएसएफ अब फुरफुरा शरीफ लड़ रहा है इनके साथ, तब आपने ये बोला कि देखिए फुरफुरा शरीफ आ रहा है, अब ये फिर मदद हो जाएगी, हमारा पूरा वोट बैंक तोड़ने की कोशिश है। वो वोट बैंक कौन सा है? फुरफुरा शरीफ वाला वोट बैंक, कट्टरपंथी वोट बैंक जो है वो 100% वोट बैंक है जिसपे टारगेट किया हुआ है तृणमूल का। आप देखिए बीजेपी 70% में जो फोकस रखती है तो वो क्या करती है, अभी मेरे संबित पात्रा जी कह रहे थे कि डर है, बंगालियों में डर है, बंगाली डरे हुए हैं। ये तो बंगालियों की तौहीन कर रहे हैं, उनका इंसल्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े बड़े यहाँ पे लोग आए, उस टाइम में बंगाली कभी नहीं डरा, आज बीजेपी से डर जाएगा। आप बंगाली अस्मिता के खिलाफ है, ये आप पे आरोप है, और आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर। यहाँ पहली बात बताइए, हम बंगाली अस्मिता के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे फाउंडर हैं। नंबर 2, आप मुझे दिखा दीजिए 294 सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से बुलाकर, उत्तर प्रदेश, बिहार से, गुजरात से, उड़ीसा से बुलाकर के लोगों को टिकट दिया है क्या? हमारे बंगाली बंधुओं लड़वाने वाले नहीं, क्यों नहीं आएंगे? हम ऑल इंडिया पार्टी है।
आपके पास चुनाव लड़ाने वाले नहीं है तो क्या ये हमारी गलती है? भैया हम ऑल इंडिया पार्टी है, इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड कंट्री। ये कहाँ की ये संविधान के रक्षक बनते हैं और फिर कहते हैं कि दूसरे स्टेट के लोग हमारे स्टेट में, अरे सब स्टेट के लोग सब स्टेट में। इसका प्रेशर तो था, समित प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा कि जनगण मन कोई बात की बात उनको बोलनी पड़ी। देखिए, जिनके पास एजेंडा नहीं होता है, एक बात याद रखिए, जिनके पास एजेंडा नहीं होता है वही बाहरी भित्ति। मैं कह रहा हूं उसका आउटसाइडर का दबाव है आपकी पार्टी की। कोई दबाव नहीं है जी, मैंने आपको एक चैलेंज दिया ना, 294। प्राइम मिनिस्टर ने बोला, नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कितनी गलत एजेंडा चलाई जा रही है, कि ये देश एक है, इस देश को हम विभाजित नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस जब ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो क्या सुभाष चंद्र बोस एक बाहरी व्यक्ति थे पूरे हिंदुस्तान के? बिल्कुल नहीं। जब प्रणब दा राष्ट्रपति बने पूरे हिंदुस्तान के तो वो पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे जी, वो केवल बंगाल के राष्ट्रपति नहीं थे, वो सबके थे। धरती पुत्र की ये बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं करते? चलिए, हर एक व्यक्ति इनके पार्टी में चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, ऐसा क्यों है? आप डिक्लेयर कर दीजिए, कुछ एक बंदे को डिक्लेयर कर दीजिए। आप डिवाइडेड हाउस क्यों रखे हुए आप? ठीक, नंबर एक, ये 294 जो हमारे कॉन्टेस्टेंट हैं उनके अंदर से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और बार बार हमारी पार्टी ने कहा कोई नॉन बंगाली तो नहीं बन जाएगा ना, माटी का पुत्र ही, धरती पुत्र ही चीफ मिनिस्टर बनेगा ना। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में यही लोग चिल्ला के हमसे पूछते थे कि कैसे आपके बहुमत आ सकती है, आपने तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित नहीं किया, देखिए मायावती कितनी बड़ी हैं, देखिए यहाँ पर अखिलेश जी कितने बड़े हैं, आपका कौन है? उस समय हम ऐसे टॉन्ट करते थे, 325 सीट्स आए, यहाँ हरियाणा में इसी प्रकार टॉन्ट करते थे, बाकी महाराष्ट्र में इसी प्रकार टॉन्ट करते थे। आज यहाँ टॉन्ट कर रहे हैं कि बताओ तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन होगा। मई 2 इंतजार करें ना, 2 मई के बाद मुख्यमंत्री भी हम ही देंगे ना। बिल्कुल आखिरी दौर है और मैं चाहता हूं कि ये चर्चा बहुत अच्छी रही, लेकिन अब चलते चलते जरा सीटों का भी आप एक आंकलन अगर देंगे तो बेहतर है। फुआद साहब, कितनी सीटें आपको लगता है कि आपका गठबंधन नजर आ रहा है? मोर्चा को तकरीबन 170 से 190 सीटें। आप टीएमसी का आकलन क्या है, उनको क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें? देखिए, पिछले 3 इलेक्शन से मुसलसल तृणमूल का वोटिंग परसेंटेज 40 के ऊपर रहा है। 2019 में तो वो 42 से और बढ़ गया था, 2% और बढ़ गया था। अभी लगभग 200 से ऊपर सीट आने वाले हैं तृणमूल के, 200 से ऊपर आने वाले हैं। समिता, देखिए, जब चर्चा शुरू हुआ था तो ये चाय पे चर्चा करना चाहते थे, अब हमारा स्लोगन एक बार 200 पार, वो भी अब लेना चाहते हैं। खैर, 200 पार किसका आ रहा है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। और एक बंगाल में एक बहुत बड़ी बात है, जब से टीएमसी का शासन चल रहा है, उससे पहले कम्युनिस्ट शासन था, यहाँ पर लोग अपने जो भी मत है उसको छाती के बहुत नज़दीक रखते हैं, उसको व्यक्त करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है पॉलिटिकल वायलेंस हो सकता है। उसके बावजूद आप ओपिनियन पोल में जो रुझान देख रहे हैं, अब की बार 200 पार होना तय। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आपने भाग लिया। तो ये थी आज की मुलाकात, आज की चर्चा कोलकाता से, जहां पर हमने हर विषय पे बात करी। मुझे लगता है बंगाल चुनाव के हर विषय पर सबसे बारीक चर्चा हुई। इन सबके लिए, इसके लिए मैं आप तीनों मेहमानों का हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। फिलहाल इतना ही।